अस्सलाम एवरीवन। मेरा नाम शहजाद हसन है और हमारा ये आयुष मैनेजिंग सेफली का कोर्स है जो कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स की फॉर्म में मैं आपके लिए तैयार कर रहा हूँ ताकि आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इस कोर्स के हवाले से और सारे मॉड्यूल्स का जो नॉलेज है वो मिल सके। तो फर्स्ट मैं अपना इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूँगा कि मेरा अराउंड 14 इयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है इस फील्ड में, हेल्थ एंड सेफ्टी की फील्ड में। और मैं ग्रेजुएट मेंबर हूँ आयुष यूके का, स्पेशलिस्ट मेंबर हूँ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिस्क एंड सेफ्टी मैनेजमेंट यूके का, और रिकग्नाइज सेफ्टी प्रैक्टिशनर भी हूँ। इसके अलावा मैं लीड ऑडिटर हूँ आईएसओ 45001 2018 का। अच्छा, उसके अलावा मैं नेशनल सेफ्टी काउंसिल अमेरिका का अप्रूव ट्रेनर भी हूँ और ओश एकेडमी अमेरिका का भी अप्रूव ट्रेनर हूँ। और आयुष ट्रेन द ट्रेनर क्वालिफाइड हूँ, मतलब मैं आयुष के ट्रेनर्स को भी ट्रेनिंग्स दे सकता हूँ। तो अराउंड 4 साल मैंने यूके में काम किया, 7 साल मैंने यूएई में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया। उसके बाद अभी मैं हजमेटिक सेफ्टी सॉल्यूशंस मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। ये मैंने बनाया तो पिछले तकरीबन 2 साल से मैं यहाँ पे ट्रेनिंग्स वगैरह डिलीवर कर रहा हूँ। तो यूएई में मैंने एडनॉक के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स में ट्रेनिंग्स दी हैं। फिर ड्राईडॉक्स वर्ल्ड दुबई है एक, ये शिपयार्ड है मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा, उसमें मैं सीनियर इंस्ट्रक्टर रहा हूँ हेल्थ एंड सेफ्टी में। तो अ, हमारा ये जो कोर्स है आयुष मैनेजिंग सेफली का, ये एक लेवल 2 की क्वालिफ़िकेशन है, एक बेसिक क्वालिफ़िकेशन है। और मोस्टली लोग जो ये कोर्स करते हैं वो हेल्थ एंड सेफ्टी की फ़ील्ड को जॉइन करने के लिए करते हैं, स्पेशली पाकिस्तान में। बाकी पूरी दुनिया में ऑलरेडी जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, उनमें जितने भी सुपरवाइज़र्स हैं, मैनेजर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो लोग ये आयुष मैनेजिंग सेफली का कोर्स करते हैं ताकि उन्हें अंदाज़ा हो सके कि ये हेल्थ एंड सेफ्टी क्या है और उनकी इसके हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। तो इसमें 7 मॉड्यूल्स हैं, 7 चैप्टर्स हैं, और एट द एंड ऑफ दीज मॉड्यूल्स आपसे एक असेसमेंट भी ली जाएगी, एक टेस्ट भी लिया जाएगा जिसमें आपको एक रिस्क असेसमेंट भी बनानी पड़ेगी। तो आप क्या करेंगे कि ये सारी वीडियोस लेक्चर्स जो हैं मेरे, ये वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आप सारे देखेंगे, समझेंगे, जो जो मेरी असाइनमेंट्स उनमें होंगी वो आप सारी वो काम करेंगे। और आखिर में फिर आप इसको जो मैं असेसमेंट्स भेजूंगा या क्वेश्चन पेपर भेजूंगा, आप उसको फिल करके मुझे वापस भेजेंगे ताकि आपकी सर्टिफिकेशन की प्रोसेसिंग हो सके। तो नॉर्मली सर्टिफिकेट को अराउंड 30 वर्किंग डेज लगते हैं आयुष मैनेजिंग सेफली को। जब आपकी इनरोलमेंट हो जाए, जब आपकी फ़ी फुली पेड हो जाए, तो उसके बाद अराउंड 30 वर्किंग डेज लगते हैं। बट आजकल जो कि क्योंकि कोविड का सिलसिला आपको पता है चल रहा है, और सेकेंड वेव जो है वो यूके के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, और यूके के अंदर बहुत सारे लोग वर्किंग फ्रॉम होम ही कर रहे हैं, घरों से बैठ के काम कर रहे हैं। तो आजकल थोड़ा सा इससे ज़्यादा डिले आ सकता है, लेकिन उनके काम चल रहे हैं वर्किंग फ्रॉम होम में भी। ये कोर्सेज, इनकी रजिस्ट्रेशंस, इनकी एग्जामिनेशन की मार्किंग वगैरह, सर्टिफिकेट इश्यूज वगैरह, वो सारा कुछ हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो ये 7 मॉड्यूल्स हैं आयुष मैनेजिंग सेफली के। फर्स्ट है इंट्रोड्यूसिंग मैनेजिंग सेफली, इसमें सिर्फ हमने इंट्रोडक्शन करना है। और सेकंड मॉड्यूल असेसिंग रिस्क्स, इसमें रिस्क को कैसे असेस करते हैं, रिस्क असेसमेंट्स कैसे बनाते हैं, हमने ये पढ़ना है। थर्ड में कंट्रोलिंग द रिस्क्स, कि वही जो रिस्क्स हमने आइडेंटिफाई किए और एवेलुएट किए उनको कंट्रोल कैसे करना है। तो हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल हम इसमें पढ़ते हैं कि हम वो कौन कौन से प्रिवेंटिव एक्शंस या प्रोटेक्टिव एक्शंस लेंगे कि हम अपने रिस्क को कम कर सकें। उसके बाद फिर मॉड्यूल 4 में अंडरस्टैंडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पढ़ेंगे। इसमें हम थोड़ी सी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का जिक्र करेंगे, लॉज के बारे में बात करेंगे। मॉड्यूल नंबर 5 में हमने अंडरस्टैंडिंग हैज़र्ड्स के टॉपिक में डिफरेंट हैज़र्ड कैटेगरीज को डिस्कस करना है। मॉड्यूल नंबर 6 में इंसिडेंट्स जब भी कोई हो जाते हैं तो उनको इन्वेस्टिगेट किया जाता है। मतलब कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई नियर मिस हो जाए, एक्सीडेंट होने वाला था लेकिन हुआ नहीं, बचत हो गई, नुकसान नहीं हुआ, कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो जाता है तो उसकी प्रॉपर एक इन्वेस्टिगेशन करनी होती है ताकि हम कॉजेज़ को फाइंड कर सकें कि इमीडिएट और रूट कॉजेज़ क्या हैं उन एक्सीडेंट्स की। वो हम लोग मॉड्यूल 6 में पढ़ेंगे।
फिर मॉड्यूल 7 जो लास्ट मॉड्यूल है वो है मयरिंग परफॉर्मेंस। तो नॉर्मली ये 3 दिन का कोर्स होता है, 3 दिन में इसको करवा दिया जाता है, लेकिन मैं इसको 7 डिफरेंट वीडियोस रिकॉर्ड करके 7 मॉड्यूल्स में डिवाइड करके इस कोर्स को करूँगा, ताकि स्टूडेंट्स इजीली डेली एक वीडियो देख के 7 दिन के अंदर अंदर इसको पढ़ लें, समझ लें, और उसके बाद फिर वो अपना पेपर कर सकें। तो फर्स्ट मॉड्यूल हम स्टार्ट करते हैं, इंट्रोड्यूसिंग मैनेजिंग सेफली। इसमें हमने ये बात करनी है कि व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू मैनेज सेफली, ये इसकी अहमियत क्या है, ज़रूरी क्यों है, और व्हाट इज़ योर रोल इन इन्फ्लुएंसिंग मैनेजिंग सेफली। बीइंग अ मैनेजर और बीइंग अ सुपरवाइज़र और बीइंग अ सेफ्टी प्रोफेशनल, आपका रोल क्या है कि आप सेफली उन चीज़ों को मैनेज कर सकें। तो ये 2 की लर्निंग पॉइंट्स हैं हमारे फर्स्ट मॉड्यूल में, जो कि इंट्रोडक्टरी है। अब होता क्या है, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू मैनेज सेफली, यहाँ पे जाने से पहले हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि सेफ्टी क्या है। अच्छा, ये हमारी जो फील्ड है, हेल्थ सेफ्टी, हेल्थ एंड सेफ्टी और हेल्थ सेफ्टी एंड इन्वायरमेंट, अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस में पूरा इसको HSE डिपार्टमेंट एक होता है, हेल्थ सेफ्टी एंड इन्वायरमेंट। कुछ कंपनीज में HSEQ डिपार्टमेंट होता है, हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट एंड क्वालिटी। इसी को कुछ कंपनीज QHSE बोलती हैं, क्वालिटी हेल्थ सेफ्टी एंड इन्वायरमेंट। तो बेसिकली इसमें हम लोग क्वालिटी और इन्वायरमेंट पे इतना ज़्यादा तो नहीं फोकस करते, क्वालिटी तो हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है। सेफ्टी प्रोफेशनल्स का जो मेनली सब्जेक्ट है वो है हेल्थ एंड सेफ्टी। अगर आपको इन्वायरमेंट के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होता है तो वो एक एडेड एडवांटेज आप उसको बोल सकते हैं। तो हेल्थ एंड सेफ्टी पे हम लोग फोकस करेंगे। अच्छा, आपके कोर्स का नाम आयोश मैनेजिंग सेफली है, आयोश नहीं है। आयोश एक इंस्टीट्यूशन का नाम है। तो अगर आपसे कोई भी पूछता है कि आपने क्या कोर्स किया हुआ है, तो आप उसको बताते हैं मैंने आयोश मैनेजिंग सेफली किया हुआ है, आप आयोश नहीं बताएंगे। जैसा कि आप किसी को ये नहीं कहते कि मैंने फेडरल बोर्ड किया हुआ है, आप ये बोलते हैं कि मैंने FSC की हुई है फेडरल बोर्ड से। तो क्वालिफिकेशन का नाम फेडरल बोर्ड नहीं है, क्वालिफिकेशन का नाम FSC है। उसी तरीके से क्वालिफिकेशन का नाम मैनेजिंग सेफली है, जो कि लेवल 2 की क्वालिफिकेशन है। और इसकी जो अवॉर्डिंग बॉडी है वो है आयोश UK, द इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। तो सेफ्टी एंड हेल्थ की ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसी तरह निबॉश जो है, नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड इन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। तो ये एक एग्जामिनेशन बोर्ड है, उसकी भी क्वालिफिकेशंस हैं काफ़ी। लेवल 3 की भी है, लेवल 2 की है HSW हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क, लेवल 3 की है IGC या NGC इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट, सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स करते हैं। नेशनल जनरल सर्टिफिकेट्स जो बरतानिया के रहने वाले लोग हैं, जो वहाँ के गोरे हैं, वो करते हैं नेशनल जनरल सर्टिफिकेट। इसी तरह से उनकी लेवल 4 की क्वालिफिकेशन है, PSM है, प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट। कुछ टेक्निकल सर्टिफिकेट्स भी हैं उनके, ऑयल एंड गैस से रिलेटेड भी हैं, फायर रिस्क असेसमेंट के रिलेटेड भी हैं कोर्सेज। फिर लेवल 6 का डिप्लोमा भी होता है। अवॉर्डिंग बॉडी निबॉश है। उसी तरीके से यहाँ पे हमारे कोर्स का नाम मैनेजिंग सेफली है। तो आयोश के डिफरेंट कोर्सेज हैं, वर्किंग सेफली, जो कि सेफ्टी प्रोफेशनल्स के लिए ज़रूरी नहीं है, वर्कर्स कर सकते हैं, लेबर कर सकता है। फिर मैनेजिंग सेफली सेफ्टी प्रोफेशनल्स के लिए लाजमी है। अच्छा, आप लेवल 3 की क्वालिफिकेशन लेवल 2 के बगैर कर तो सकते हैं, लेकिन कुछ लोग जो निबॉश IGC पे जाने से पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक नॉलेज थोड़ा सा वो लेना चाहते हैं ताकि वो निबॉश के लिए प्रिपेयर हो सके, तो फिर वो ये आयोश मैनेजिंग सेफली का कोर्स भी करते हैं। अच्छा, आयोश और निबॉश और फिर ओशा है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, इस सब चीज़ों में OSH आता है। ये OSH क्या है? ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। देखें, डोमेस्टिक सेफ्टी भी हो सकती है, प्रोसेस सेफ्टी भी हो सकती है, कंस्ट्रक्शन सेफ्टी भी हो सकती है, किचन सेफ्टी भी हो सकती है, एविएशन सेफ्टी भी हो सकती है, मेरीन सेफ्टी भी हो सकती है। तो ये सारी की सारी जो ऑक्यूपेशंस के अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी आएगी, उसको ऑक्यूपेशनल सेफ्टी बोला जाता है, या ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, OSH, जो कि आयोश में भी है, IOSH, द इंस्टीट्यूशन ऑफ
ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। तो ये OSH जहां भी आएगा, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। तो हम थोड़ा सा बात करते हैं कि ये सेफ्टी क्या है और हेल्थ क्या है। अच्छा जी, तो व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू मैनेज सेफली। अब हेल्थ क्या है? सेहत, बीमारियों का ना होना। और सेफ्टी क्या है? किसी भी इंजरी के या कोई भी पर्सनल हार्म के रिस्क का ना होना, वो सेफ्टी है, मतलब महफूज होना। तो हेल्थ एंड सेफ्टी ये कनेक्टेड हैं दोनों चीज़ें, और इनका लेकिन आपस में लिंक है। मतलब इनका अलग है लेकिन आपस में इनका ताल्लुक है। अब कुछ चीज़ें हैं जो कि हेल्थ के लिए नुकसानदेह होती हैं, कुछ चीज़ें हैं जो सेफ्टी के लिए नुकसानदेह होती हैं, और कुछ चीज़ें हैं जो दोनों को नुकसान पहुंचाती हैं, हेल्थ को भी और सेफ्टी को भी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं स्मोकिंग करता हूं तो वो मेरी हेल्थ के लिए डेंजरस है, लेकिन अगर मैं वही स्मोकिंग किसी पेट्रोल स्टेशन पे करता हूँ, पेट्रोल पंप पे करता हूँ, तो वो मेरी सेफ्टी के लिए भी नुकसानदेह है। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो सेफ्टी को नुकसान पहुंचाती हैं? वो चीज़ें होती हैं जिनका नुकसान फौरी होगा, अभी हो जाएगा। जो चीज़ें हेल्थ को नुकसान पहुंचाती हैं वो ज़रूरी नहीं है कि अभी नुकसान हो, वो कुछ अरसे के बाद, कुछ सालों के बाद भी जाके नुकसान हो सकता है। तो जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हो सकते हैं किसी भी चीज़ की वजह से, वो हेल्थ में आते हैं, और जो इमीडिएट आउटकम निकलता है, फौरी नुकसान होता है, वो सेफ्टी में आता है। अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो भी सीनियर मोस्ट पर्सन है वो एम्प्लॉयर है। एम्प्लॉयर पे कानून ने कुछ जिम्मेदारियां दी हुई हैं, लेकिन अगर वो किसी भी जिम्मेदारी पे पूरा नहीं उतर पाया, तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन में एक्सीडेंट्स होंगे। और जब एक्सीडेंट्स होते हैं तो फिर क्या होता है? फॉर एग्जांपल, एक एम्प्लॉयर है, तो वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है उसकी कंपनी के किसी एम्प्लॉय का, तो एम्प्लॉयर ने उसके बीवी बच्चों को जाके इन्फॉर्म भी करना है। तो ये एक बहुत बड़ी मॉरल ऑब्लिगेशन बन जाती है कि अपने वर्कर्स की जान बचाना, क्योंकि अगर उनकी हिफाजत नहीं कर पाएगा एम्प्लॉयर, तो एम्प्लॉयर को फेस करना पड़ेगा, उसकी फैमिली को, और सपोर्ट भी करना पड़ेगा फ्यूचर में। अच्छा, उसके बाद होता क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन भी बंद हो जाती है, जैसे आप ये देख रहे हैं, सील कर दिया गवर्नमेंट ने उसे। और फिर गवर्नमेंट की जो इन्फोर्समेंट अथॉरिटी है, वो लीगल नोटिस भी दे देती है, क्रिमिनल कोर्ट में भी बात चली जाती है। तो जो आपकी कंपनी जो भी एक्सीडेंट्स में इन्वॉल्व होगी, भी कोई भी फेटल एक्सीडेंट अगर होगा, तो मीडिया में उसकी रेपुटेशन भी डैमेज हो जाएगी। मतलब बैड पब्लिसिटी जो कंपनी की है, कंपनी की रेपुटेशन डैमेज होना, उसका नुकसान कंपनी को बहुत अरसे तक होता रहता है। तो जब बैड रेपुटेशन होगी तो क्लाइंट्स आना बंद हो जाएंगे। कुछ ऐसे परचेज ऑर्डर्स जो प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स होते हैं कंपनीज के, जो आना चाहते हैं या आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं, तो वो भी सिक्योर फील नहीं करेंगे, क्योंकि उनका काम भी मुतासिर हो सकता है, तो वो अपने परचेज ऑर्डर्स कैंसिल भी कर सकते हैं। अच्छा, ये एक छोटी सी वीडियो है, इसको देखें और समझने की कोशिश करें कि हेल्थ एंड सेफ्टी को उसकी हिफाजत करना क्यों ज़रूरी है। 十幾隻流好多血啊！快啲 call 白車啦！
食鰻魚啊，都冇嘅，鰻魚鋪咧。有啊，喺呢度啦。呢份只係定食屋嘅菜單嚟嘅喎，有鰻魚就得啦。咖喱飯炒鰻魚冬蓮吉炒魚。啊，鰻魚啊！我嘅集中力好似唔夠好喎。真係做咩成日心喐喐，想食啲味道濃啲嘅嘢咧？啊，你睇下西餐廳啊！咪就係喺車站後邊嗰間咯。巴師奶，我哋想食呢個氣死嘢啊！揀包飯就唔使特登叫外賣啦，揀包飯自己整得啦，食幾多都有啊！嚇，我自己今日想食芝士飯啊！你今日你都想食㗎？你老豆都想食㗎？啊！食壽司啊，食壽司啊！我本來都唔係想食壽司嘅。अच्छा जी, तो ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है और आई होप कि आपको समझ आई होगी। अब हुआ क्या है कि इसमें जो एक वर्कर है सुबह सुबह अपनी फैमिली को छोड़ के गया है काम पे, और वहाँ पे जाके जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस होती हैं जॉब से पहले, सुबह सुबह एक मीटिंग होती है जिसको टूल बॉक्स टॉक या टूल बॉक्स मीटिंग बोलते हैं, जिसमें सुपरवाइज़र पूरे वर्कर्स को इकट्ठा करके उन्हें सारा समझाता है कि हमने क्या काम करना है, कहाँ पे काम करना है, कैसे काम करना है, और उस काम के अंदर क्या क्या हैज़र्ड्स हैं, क्या क्या ख़तरात हैं, और उनसे कैसे कैसे बचना है। वो सारी डिस्कशन उसमें मीटिंग में होती है। तो अगर ये आपने ऑब्ज़र्व किया हो तो उस टाइम पे जब ये वर्कर, वो जो सुपरवाइज़र समझा रहा था, उस टाइम पे ये जो वर्कर है ये अपने मोबाइल पे लगा हुआ था। अच्छा, उसके बाद फिर वो काम हो रहा था, क्रेन के साथ लिफ्टिंग हो रही थी, तो वो कुछ पाइप्स थे, कुछ ट्यूब्स थी जो कि लिफ्ट की जा रही थी, और वो एक जगह पे स्टक हो गई। उसके बाद इस वर्कर ने क्या किया, इसने एक शॉर्टकट लिया। अब ये वो एक जो स्कैफोल्डिंग होती है, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर लोग जाते हैं काम करने के लिए टेम्परेरी तौर पे। एक टेम्परेरीली एलिवेटेड वर्किंग प्लेटफॉर्म होता है स्कैफोल्डिंग, जिसके ऊपर चढ़ के लोग काम करते हैं। तो अब उस स्कैफोल्डिंग की गार्ड रेल्स लगी हुई थी, मतलब उसमें से गिरने के लिए प्रोटेक्शन की गई थी। लेकिन इस वर्कर ने क्या किया कि इसने एक शॉर्टकट लिया, और इसने वो जो पाइप्स जाके फंस गए थे, स्टक हो गए थे, उनको निकालने के लिए गार्ड रेल के ऊपर खड़ा हो गया, वहां से वो गिरा। और जब गिरा तो उसको जो जो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़े वो आपके सामने। सबसे पहले तो पेन एंड सफरिंग हुई, उसको तकलीफ हुई, जो दर्द हुआ, जो दर्द उसने बर्दाश्त किया। उसके बाद फिर वो काम नहीं कर सका, जॉब पे नहीं जा सका, जॉब उसकी ज़ाया हो गई, जिसकी वजह से उसकी वाइफ को पूरा दिन एक जॉब करना पड़ रही है। अपने बच्चों को वो एक मेड के पास छोड़ के चली जाती है काम के पे, और रात को वापस आ जाती है फिर। अच्छा, वहाँ पे बच्चों की साइकोलॉजी पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ। आपने देखा माँ रो रही थी तो बच्चा देख रहा था,
ऑब्जर्व कर रहा था। एक छोटा बच्चा है जिसका ख्याल करना है, और एक थोड़ा सा बड़ा है, उसको भी साइकोलॉजिकली हैंडल करना है, तो उस पे भी बड़े बुरे इफ़ेक्ट्स या इम्प्लिकेशंस आई। अच्छा, उसके बाद फिर वो जो उसका हस्बैंड था, वो अभी हॉस्पिटल की बजाय घर में है। घर में ट्रीटमेंट हो रही है, ऑक्सीजन लगी हुई है, अनकॉन्शियस है, कॉन्टिन्यूसली उसकी मेडिकल पे बहुत ज़्यादा कॉस्ट्स आ रही हैं, और फैमिली को जो तकलीफ़ है, जो केयर करना पड़ रही है एक एडिशनल, वो है, और फैमिली को सपोर्ट कोई नहीं है। तो जब भी कोई भी वर्क प्लेस पे एक्सीडेंट्स होते हैं तो उसके बहुत बुरे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, उसके नताइज बहुत बुरे हो सकते हैं। तो डिफरेंट रीजंस होती हैं जिनके बायस हमें हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करना पड़ता है। तो बेसिकली देयर आर थ्री की रीजंस टू मैनेज सेफली। फर्स्ट है मॉरल। इखलाकी तौर पे हम नहीं चाहते किसी को भी नुकसान हो, हम किसी को दुख और दर्द में, तकलीफ में नहीं देखना चाहते। हम नहीं चाहते कि कोई वर्कर काम पे आया है सुबह अपने घर से और वापसी पे उसकी डेड बॉडी जाए। हम नहीं चाहते कि सुबह अपने पाँव पे चल के आया और बाद में वो एम्बुलेंस पे जाए। तो ये इखलाकियात यही दर्स देती हैं कि हम अपने लोगों का ख्याल करें, हमारी वजह से, हमारे कामों की वजह से हमारे वर्कर्स को कोई भी नुकसान ना हो। तो इखलाकी तौर पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सेफ्टी को मैनेज करना, एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मॉरल रीजंस हैं। उसके बाद फिर कुछ लीगल रीजंस होती हैं कि जब भी एक्सीडेंट्स होते हैं तो उसके कुछ कानूनी कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। लीगली कंपनी के अगेंस्ट भी और वर्कर के अगेंस्ट भी डिफरेंट किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस उनको फेस करना पड़ सकते हैं, मोस्टली एम्प्लॉयर के खिलाफ। तो एम्प्लॉयर को नोटिस मिल जाते हैं, एक क्रिमिनल कोर्ट है, एक सिविल कोर्ट है, दोनों में वो केसेस चल रहे होते हैं। क्रिमिनल कोर्ट का जो फैसला होगा, जो क्रिमिनल कोर्ट का जज फैसला करेगा, उसके बाद फाइन्स हो सकते हैं, जेल हो सकती है, रेमेडियल एक्शंस का बोला जा सकता है। अगर सिविल कोर्ट के अंदर कोई केस है तो उसके नतीजे में कोई मुआवजा हर्जाना देना पड़ सकता है, कॉम्पेंसेशन पे आउट्स देना पड़ सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा लीगल उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी आते हैं एक्सीडेंट्स के बाद। फिर फाइनेंशियल भी होते हैं, बहुत सारा नुकसान होता है, कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, काम बंद हो जाता है, प्रोडक्शन रुक जाती है, टाइम ज़ाया होता है। अच्छा, सिक पे देना पड़ती है वर्कर को, वर्कर काम पे नहीं है, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, लेकिन कंपनी उसको तनख्वाह दे रही है। फिर एक सुपरवाइज़र है, रोज़ाना वो चक्कर लगा रहा है अपने उस वर्कर का हाल चाल पूछने के लिए हॉस्पिटल के, उसका वो टाइम ज़ाया हो रहा है। फिर कंपनी के एक्सीडेंट रिकॉर्ड के अंदर जब ये एक्सीडेंट्स इतने ज़्यादा हो जाएंगे, फ्यूचर में कंपनी को काम ही नहीं मिलता, कोई उन पे ट्रस्ट ही नहीं करता। जो प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स होते हैं वो उनको काम ही नहीं देते कि जी हमने आपके साथ अगर काम किया तो आप तो इतने एक्सीडेंट्स करते हैं, वो तो हमें ही नुकसान होगा। उसके अलावा क्या होता है कि सारे लोगों की इंश्योरेंस हुई होती है, एक्सीडेंट्स की वजह से इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो अगले साल महंगा मिलेगा, बहुत ज़्यादा महंगा मिलेगा, हो सकता है इंश्योरेंस ही ना हो। तो बहुत सारे फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं, फाइनेंशियल कॉस्ट्स पे करना पड़ती हैं। तो हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करने की ये तीन रीजंस हैं, इखलाकी भी, कानूनी भी और मुआशी भी। सो मॉरल, लीगल एंड फाइनेंशियल, दीज आर द थ्री रीजंस व्हाई वी नीड टू मैनेज हेल्थ एंड सेफ्टी। अच्छा, जब हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करना होता है तो आपका क्या रोल होना चाहिए? अगर आप सुपरवाइजर हैं, मैनेजर हैं, कंपनी के किसी के ओनर हैं, किसी कॉन्ट्रैक्टर कंपनी के एम्प्लॉई हैं या ओनर हैं, या आप सेफ्टी प्रोफेशनल हैं, तो आपका क्या रोल होना चाहिए? तो यू आर इन द फ्रंट लाइन ऑफ सेफ्टी। आप क्योंकि लीडर्स होते हैं, स्पेशली जो मैनेजर्स वगैरह हैं लीडर्स होते हैं, या सुपरवाइजर्स भी लीडर्स होते हैं, तो वो फ्रंट लाइन ऑफ सेफ्टी में होते हैं। आप जो एम्प्लॉयर्स हैं आपकी कंपनी के, जो सीनियर मोस्ट पर्सन्स हैं, अगर उनकी तवज्जो हेल्थ एंड सेफ्टी की तरफ ज़्यादा होगी तो ही लोगों की भी होगी। वर्कर्स उन्हीं से सबक सीखते हैं, सबक हासिल करते हैं। अगर आपकी मैनेजमेंट अपनी कमिटमेंट शो करे सेफ्टी के हवाले से, अगर विजिबल लीडरशिप शो करे, तो सारे वर्कर्स का बिहेवियर आहिस्ता आहिस्ता से सेफ होता जाता है। वो फिर शॉर्टकट्स नहीं लेते, वो रूल्स को वायलेट नहीं करते,
वो रूल्स को फॉलो करते हैं, क्योंकि उन्हें एहसास हो जाता है कि हमारी जो मैनेजमेंट है वो फुली कमिटेड है इन प्रोटेक्टिंग आवर हेल्थ एंड सेफ्टी। तो इस वजह से वो फिर क्या करते हैं कि उनके लिए लाजमी है कि वो अपनी कमिटमेंट शो करें। You're responsible for making decisions about local safety practice and influencing safety culture. आप जो मैनेजमेंट के लोग होते हैं, जो सीनियर्स होते हैं, इनकी जिम्मेदारी होती है और ये लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि अपने वर्कर्स की जान की और सेहत की हिफाजत करें, हेल्थ एंड सेफ्टी को प्रोटेक्ट करें। और जब वो ये करते हैं तो ओवरऑल हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर अच्छा हो जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। कल्चर क्या है कि एक कंपनी सेफ्टी के हवाले से कैसी है, देखने में कैसी है, उसमें सेफ्टी की वायलेशंस तो नहीं हो रही, या उस कंपनी के अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी के प्रोसीजर्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे, लोगों की जान और लोगों की सेहत को प्रोटेक्ट करने के लिए कंपनी कोई काम कर भी रही है या नहीं कर रही। तो वो जो ओवरऑल एक बर्ड्स आई व्यू है कि कोई भी कंपनी सेफ्टी के हवाले से देखने में कैसी है, उसको बोलते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर। अच्छा, a manager can assign responsibility but can't give away accountability. The manager is ultimately accountable. देखिए, कानून ने कुछ जिम्मेदारियां कंपनी की मैनेजमेंट पे या कंपनी के जो सीनियर मोस्ट पर्सन्स हैं उन पे लगाई हैं, आयद की हैं। अब एम्प्लॉयर जिम्मेदार है अपने लोगों की जान बचाने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, एम्प्लॉयर की यह जिम्मेदारी है कि उसने सेफ प्लेस ऑफ वर्क प्रोवाइड करनी है अपने वर्कर्स को, महफूज जगह फराहम करनी है काम करने के लिए। दूसरी ये जिम्मेदारी है कि एम्प्लॉयर की कि उसने सेफ प्लांट एंड इक्विपमेंट प्रोवाइड करना है, कि जितनी भी मशीनरी, जितने भी टूल्स, जितनी भी इक्विपमेंट वर्कर को दी जाएगी वो महफूज हालत में हो। जितने भी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई दिए जाएंगे वर्कर्स को, वो सब भी ठीक हो। वो सारा का सारा मतलब पीपीई का ये है कि सेफ्टी हेलमेट या कवरऑल, सेफ्टी शूज, सेफ्टी ग्लासेस, ग्लव्स, ये सब चीज़ें पीपीईज में आती हैं। तो पीपीईज प्रोवाइड करना एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है। तीसरी जिम्मेदारी है एम्प्लॉयर की सेफ सिस्टम्स ऑफ वर्क प्रोवाइड करना। कोई भी ऐसे प्रोसीजर्स बनाना, कोई भी एसओपीज डेवलप करना कि लोग उसको फॉलो करें, एक तरीकाकार वाजे कर देना कि लोगों ने काम कैसे करना है। तो ये भी एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है। चौथी जिम्मेदारी क्या है एम्प्लॉयर की? टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग एंड सुपरविजन, कि अपने सारे लोगों को मालूमात फराहम करना, हिदायत फराहम करना, उनकी तरबियत करना और उनकी निगरानी करते रहना। तो ये चार मेनली जिम्मेदारियां हैं जो कानून ने आयद की हैं एम्प्लॉयर पे। अब एम्प्लॉयर हो सकता है कि उसके पास इतना नॉलेज ना हो या उसके पास इतनी स्किल्स ना हो, पढ़ा लिखा ही ना हो, एम्प्लॉयर है, कंपनी का मालिक है, लेकिन उसे ये हेल्थ एंड सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अचीव करनी नहीं आती। तो वो क्या करेगा? वो अपनी जिम्मेदारियां किसी और को डेलीगेट कर देगा, असाइन कर देगा। फॉर एग्जांपल, अखबार में इश्तिहार दे देगा कि हमें सेफ्टी ऑफिसर की ज़रूरत है, तो अपनी जिम्मेदारियां उनसे पूरी करवाएगा। उसके बदले में उन्हें क्या मिलेगा? सैलरी मिलेगी। तो वो क्या करता है एम्प्लॉयर? जो भी कानून ने उस पर जिम्मेदारियां आयद की हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों में से कुछ जिम्मेदारियां डेलीगेट कर देता है, असाइन कर देता है दूसरे लोगों को। लेकिन कभी भी वो अपनी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो डेलीगेट कर लेगा, लेकिन जवाबदेह वो हमेशा खुद रहेगा। अकाउंटेबिलिटी वो डेलीगेट नहीं कर सकता। मतलब वो कल अदालत में जाके ये नहीं कह सकता कि जी ये तो सेफ्टी ऑफिसर का काम है, उससे पूछें। गवर्नमेंट ने या लॉ ने तो एम्प्लॉयर को ही जिम्मेदार ठहराया है। ठीक है, उसने जिम्मेदारी किसी और से पूरी करवाई, जवाब तो उसको खुद ही देना है। तो वो अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं किसी को दे सकता, किसी को सौंप नहीं सकता। द मैनेजर इज अल्टीमेटली अकाउंटेबल फॉर द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ इट्स वर्कर्स। तो इस कोर्स के अंदर जो मजीद आगे इस मॉड्यूल के अलावा हमने आगे 6 मॉड्यूल्स पढ़ने हैं, टोटल 7 मॉड्यूल्स हैं। इसमें हमें हेल्प मिलेगी टू आइडेंटिफाई योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अकाउंटेबिलिटीज। आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो, अपनी अकाउंटेबिलिटीज का भी पता हो, लीगल रिक्वायरमेंट्स का भी पता हो।
तो ये इस कोर्स से आपको पता चलेगा। और नो व्हेन टू एक्ट एंड व्हेन नॉट टू, ये भी आपको समझ आएगी कि कब आपने क्या करना है और कब आपने क्या नहीं करना। मतलब वो कौन सा काम है जो कि आप खुद कर सकते हैं और कौन सा काम है जिसमें आपने अपने से भी सीनियर्स को इन्वॉल्व करना है, ये आपको एहसास होगा इस कोर्स में। और नो वेदर एन इशू नीड्स योर अटेंशन और द अटेंशन ऑफ सीनियर मैनेजमेंट, आपको ये भी पता चल जाएगा कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपकी अटेंशन चाहती हैं, आप उनको ठीक कर सकते हैं, और वो कौन सी चीज़ें जिनको आप ठीक नहीं कर सकते, वो सीनियर मैनेजमेंट का रोल है, वो सीनियर मैनेजमेंट ने ही ठीक करनी है। अच्छा, एक क्विज है जस्ट आइडिया देने के लिए कि ये हेल्थ एंड सेफ्टी की जो फील्ड है ये कैसी है, ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है हेल्थ एंड सेफ्टी का। ग्लोबली हाउ मेनी पीपल डाई एवरी ईयर फ्रॉम अ वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट और डिजीज, हर साल दुनिया में कितने लोग मर जाते हैं एक्सीडेंट से या डिजीजेस से? 56 लाख लोग, 15 लाख लोग या 23 लाख लोग? तो अराउंड 2.3 मिलियन पीपल, 23 लाख लोगों की डेथ्स होती हैं हर साल। हर साल 23 लाख लोगों की डेथ्स होती हैं जो कि एक्सीडेंट्स, वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट्स और डिजीजेस की वजह से होती हैं। हर साल होती हैं और बहुत सालों से होती आ रही हैं। अभी अगर हम सिर्फ ये डेथ्स का कोई नंबर काउंट कर रहे हैं पूरी दुनिया में, तो वो कोविड-19 के लिए कर रहे हैं कि इस कोरोना वायरस की वजह से कितने लोगों की डेथ्स हो चुकी हैं, ठीक है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट्स या डिजीजेस हर साल 23 लाख लोगों की जान लेते हैं। Approximately how many fatal accidents occur each year on construction sites around the world? दुनिया में जितनी भी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं उनमें कितने जानलेवा एक्सीडेंट्स होते हैं? फेटल मतलब जिसके बाद डेथ हो जाती है, तो वो कितने एक्सीडेंट्स होते हैं हर साल पूरी दुनिया में? अराउंड 60,000 एक्सीडेंट्स हर साल होते हैं कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, जो कि फेटल एक्सीडेंट्स होते हैं जिनसे किसी ना किसी की जान जाती है। अक्रॉस द वर्ल्ड हाउ मेनी पीपल डाई फ्रॉम वर्क रिलेटेड कैंसर ईच ईयर? हर साल काम की वजह से जो कैंसर हो जाता है लोगों को, फॉर एग्जाम्पल कोई हार्डवुड के साथ, लकड़ी के कारखाने पे काम कर रहा है हार्डवुड के साथ, या फिर कोई वेल्डिंग कर रहा है, वेल्डिंग के फ्यूम्स को इनहेल कर रहा है, या कोई सीमेंट डस्ट में काम कर रहा है, या कोई एस्बेस्टॉस के साथ काम कर रहा है, सिलिका डस्ट के साथ काम कर रहा है, लोग अपनी हिफाजत नहीं करते। इवन आटे की चक्की पे जो लोग काम कर रहे हैं वो अपनी हिफाजत नहीं करते, उनके सांस के साथ साथ फ्लावर डस्ट जा सकती है। तो कितने लोग हैं जो हर साल वर्क रिलेटेड कैंसर से मर जाते हैं? 6,66,000 लोगों की डेथ सिर्फ कैंसर से, जो कि काम की वजह से कैंसर हुआ है। सिर्फ यूरोप में हाउ मेनी कैंसर डेथ्स आर लिंक्ड टू ऑक्यूपेशनल डिजीज डीजल एग्जॉस्ट एक्सपोजर? सिर्फ ये जो डीजल वाला धुआं है ना, जो जनरेटर्स या कंप्रेसर्स में से निकल रहा है, उसकी वजह से जिन लोगों को कैंसर होता है, सिर्फ यूरोप के अंदर 4500 लोग तो सिर्फ वो एक कॉज से मरते हैं हर साल। अच्छा जी, अब एक चीज होती है एस्बेस्टॉस, जो कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल में यूज होती है, एक मिनरल फाइबर है और ये फायर रेजिस्टेंट होने की वजह से इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसको जल्दी आग नहीं लगती तो इसलिए इस्तेमाल होता है। अब ये 1992 में 1992 में पूरी दुनिया में बैन कर दिया गया था, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा बुरे हेल्थ इफ़ेक्ट्स थे। जो एक दफ़ा उसके मिनरल फाइबर को इनहेल कर लेता था, उसको एस्बेस्टोसिस जैसी बीमारी या लंग्स कैंसर या कुछ और रेस्पिरेटरी डिजीज़ेस जिसमें प्लूरल थिकनिंग है, इस तरह की बीमारियां हो सकती हैं और ये जानलेवा साबित होता है। इवन एक सिंगल एक्सपोजर, एक दफ़ा एक बंदा उसमें एक्सपोज हुआ तो उसको भी फ्यूचर में थोड़े अरसे के बाद डेथ के चांसेस हैं। इससे स्कार टिश्यू बन जाता है फेफड़ों में, और वो स्कार टिश्यू डेवलप होता रहता है और आखिर में फेफड़े काम करना छोड़ देते हैं। तो 1992 में तो ये बैन हो गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में या कुछ और भी ममालिक हैं जहाँ पे अभी तक यूज़ होता है। अभी तक हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एस्बेस्टॉस की शीट्स इस्तेमाल होती हैं, जो कि एक्सट्रीमली डेंजरस हो सकता है।
या बाहर के दूसरे ममालिक में भी, बरतानिया में भी बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जो कि 1880s में, 1890s में, 1900s में कंस्ट्रक्ट हुई थी, और वो बिल्डिंग्स अभी तक यूज़ हो रही हैं। उन्हीं बिल्डिंग्स में बैंक्स भी हैं, पुराने होटल्स वगैरह भी बने हुए हैं, तो वो बिल्डिंग्स अभी तक यूज़ हो रही हैं। तो उसके अंदर तो एस्बेस्टॉस है, उसके बाद बैन हुआ था, उसके अंदर है। वहां पे अगर कोई ड्रिलिंग करेगा, कोई हैमरिंग करेगा, कोई भी रिफर्बिशमेंट का काम करेगा, मेंटेनेंस करेगा, तो वो जो दीवार के अंदर से डस्ट निकलेगी वो एस्बेस्टॉस है, फाइबर फॉर्म में, रेशों की शक्ल में निकलेगी। तो ये एक्सट्रीमली डेंजरस है। अब सवाल ये है कि हाउ मेनी लाइव्स विल एस्बेस्टॉस हैव क्लेम्ड ग्लोबली बिफोर इट्स फुली कंट्रोल्ड। जब तक एस्बेस्टॉस का पूरी दुनिया में मसला हल नहीं हो जाता, तब तक ये कितनी जानें पूरी दुनिया में ले चुका होगा। तो वो एक एस्टीमेट कहता है कि तकरीबन 1 करोड़ 1 करोड़ जानें उससे ज़ाया हो चुकी होंगी। अच्छा जी, नेक्स्ट सवाल है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग डज द ILO से इज द की टू टैकलिंग द ग्रोइंग नंबर ऑफ वर्क रिलेटेड डिजीजेस। देखें, हमने, हमारा जो काम होता है ना सेफ्टी प्रोफेशनल्स का, हमने पीपल की हिफाजत करनी होती है, लोगों की, इन्वायरमेंट की हिफाजत करनी होती है, एसेट्स की, कंपनी के असासाजात की भी हिफाजत करनी होती है, और कंपनी की रेपुटेशन की भी हिफाजत करनी होती है। अच्छा, वो ज़्यादा डिटेल्स तो वो निबॉश IGC के कोर्स में है। आयोश मैनेजिंग सेफली एक बेसिक कोर्स है, लेवल 2 की क्वालिफिकेशन है, जो कि इतनी मुश्किल नहीं है, इजी है, और ये बेसिक थोड़ा सा नॉलेज देती है। तो पीपल की जब हम बात करते हैं ना, लोगों की हिफाजत करनी है, लोगों की हेल्थ की भी हिफाजत करनी है और लोगों की सेफ्टी की भी हिफाजत करनी है। अगर हेल्थ की हिफाजत नहीं करेंगे तो वर्क रिलेटेड डिजीजेज होती हैं, काम की वजह से बीमारियां होती हैं। तो ILO है, एक आलमी इदारा है, एजेंसी है, यूनाइटेड नेशंस की, अक़वाम मुत्तहिदा की एक एजेंसी है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। वो कहते हैं कि अगर वर्क रिलेटेड डिजीजेस का मसला हल करना है तो बेहतर ऑप्शन क्या है, प्रिवेंटिंग देम अकरिंग और फाइंडिंग अ क्योर। कि होने ना दें, प्रिवेंशन करें, या फिर क्योर ढूंढ लें। सादा सी मिसाल है कोरोना वायरस, कि कोरोना वायरस का क्योर तो मिल गया है, वैक्सीन पूरी दुनिया में आना शुरू हो गई हैं, लेकिन अभी तो इतनी महंगी हैं, और वैक्सीन के आने तक जो लोग बीमार होते रहे तो उनकी तो हिफाजत नहीं हो सकी, वो तो बहुत सारे उसमें से उनकी डेथ्स भी हो गई। तो बेस्ट बेस्ट ऑप्शन क्या होता है? तो बेस्ट ऑप्शन हमेशा प्रिवेंशन है, कि होने ही ना दे नुकसान, बीमारी होने ही ना दें, प्रिवेंटिंग देम अकरिंग, क्योर नहीं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जो बचाव है वो इलाज से बेहतर है। तो ILO भी यही कहता है कि बचाव करें, इलाज ना ढूंढें, बचाव करें। Approximately, what is the percentage of workers worldwide that do not have any worker insurance to compensate them in case of occupational diseases and injuries? आपके ख्याल में जितने भी वर्कर्स हैं, पाकिस्तान में हो, गल्फ में हो, यूरोप में हो, जो वर्कर्स हैं, जब उनको कोई चोट लग जाती है या कोई बीमारी हो जाती है, तो उनमें से कितने फीसद होंगे पूरी दुनिया में जिनके पास कोई इंश्योरेंस होगी, ताकि उनको मुआवजा थोड़ा सा मिल सके, अपनी जेब से ना सारा खर्चा करना पड़े। तो जो रिसर्च है, जो स्टेटिस्टिक्स हैं, वो ये कहते हैं कि 70% ऐसे लोग हैं जिनकी कोई इंश्योरेंस नहीं है। सिर्फ 30% लोगों की इंश्योरेंस है, 70% की इंश्योरेंस नहीं है। तो मतलब जब वो वर्क रिलेटेड इंजरीज या डिजीजेस का शिकार होंगे तो सारा का सारा नुकसान उनको खुद भरना पड़ेगा। Organizations that establish worker safety programs can reduce injury and workplace illness costs by how much? जो भी कंपनीज हैं, अगर वो लोगों की हेल्थ एंड सेफ्टी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती हैं, बचाने की कोशिश करती हैं, तो वो अपने अखराजात में कितनी कमी ला सकती हैं? अराउंड 20 to 40%, 20 से 40% उनके नुकसानात कम हो जाएंगे अगर वो एक्सीडेंट्स नहीं होने देंगे। क्योंकि जो नुकसानात एक्सीडेंट्स के बाद होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और मैनेजमेंट उसको सोच नहीं रही होती। Workplace health initiatives can help to reduce sick leave absenteeism.
अगर हम लोगों की हेल्थ को पहले से ही प्रोटेक्ट करना शुरू कर दें, तो जो लोग छुट्टियां करते हैं वो कितने फीसद हम छुट्टियों को कम कर सकते हैं? 27%। 27% जो लोग एब्सेंट होते हैं सिक लीव वगैरह लेने की वजह से, तो उनकी हिफाजत हो जाती है, हो सकती है। कितने एक्सीडेंट्स हम पूरी दुनिया में, एक जनरल एक आइडिया है कि कितने एक्सीडेंट्स हम प्रिवेंट कर सकते हैं? तकरीबन 70% एक्सीडेंट्स हम प्रिवेंट कर सकते हैं। 70% एक्सीडेंट्स अगर हम पहले से ही अच्छी मैनेजमेंट कर लें तो 70% एक्सीडेंट्स को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी गिव्स यू अ हेल्पिंग हैंड विद योर अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आप जब हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करते हैं तो आपकी कंपनी की रेपुटेशन अच्छी होती है, इम्प्रूव होती है, आपके प्रॉफिट्स इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि कॉस्ट नहीं आपको इतनी ज़्यादा देनी पड़ रही जो एक्सीडेंट्स के बाद देनी पड़ती हैं। फिर आपकी वेस्टेज वगैरह कम हो जाती है और इंश्योरेंस प्रीमियम का जो रेट है वो भी कम हो जाता है, और आपके लोग खुश होते हैं, उनका मोराल अच्छा होता है और वो हेल्दी होते हैं और वो आपकी कंपनी में काम करना चाहते हैं। So keep your business healthy and safe by thinking about health and safety when planning work. आप अपने बिजनेस को हेल्दी और सेफ, अपने लोगों को ऐसे रख सकते हैं कि जब भी काम की प्लानिंग करें तो पहले आप हेल्थ एंड सेफ्टी का सोचें, सिर्फ प्रोडक्शन का ना सोचें। टॉकिंग अबाउट हेल्थ एंड सेफ्टी विद योर टीम, अपने लोगों के साथ डिस्कस करें, कंसल्टेशन करें, मुशावरत करें, उनके साथ बात करें कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। फिर उनसे डिस्कस करें कि क्या होना चाहिए कि आपको नुकसान नहीं होगा। एंड डिमॉन्स्ट्रेटिंग सेफ एंड हेल्दी बिहेवियर, आप खुद भी सेफ एंड हेल्दी बिहेवियर डिमॉन्स्ट्रेट करें ताकि आपको आपके वर्कर्स आपसे सबक हासिल करें और सीखें। सो रिमेंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ योर जॉब, नॉट समथिंग यू डू इन एडिशन टू योर जॉब। ये जो हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करना है ना, ये हर एक काम का हिस्सा है, हर एक जॉब का हिस्सा है। अगर एक इलेक्ट्रिशियन है वो एक काम कर रहा है, एक मैकेनिक है वो काम कर रहा है, या एक वेल्डर है, एक स्कैफोल्डर है, एक क्रेन ऑपरेटर है, रिगर है, डिफरेंट जॉब टाइटल्स हैं, डिफरेंट लोग काम कर रहे हैं, हर एक की जॉब का एक जुज्व हेल्थ एंड सेफ्टी है, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी या सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक पार्ट है उनकी जॉब का। ये कुछ एडिशनल नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करना सिर्फ हेल्थ एंड सेफ्टी वालों का काम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा काम जो होता है ना, सेफ्टी प्रोफेशनल्स का, सेफ्टी ऑफिसर्स का, हमारा काम होता है एडवाइस करना, मशवरा देना, एक्सीडेंट्स को कैसे प्रिवेंट किया जाए उसका समझाना, उसके बारे में समझाना। तो ये बाकी सब लोगों का ये काम नहीं होता, उनके जो भी काम है उसके अंदर उनकी ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हेल्थ एंड सेफ्टी का भी ख्याल रखें। मतलब उन्होंने सिर्फ काम नहीं करना, उन्होंने महफूज तरीके से काम करना है, ये उनके काम का हिस्सा है। इस मॉड्यूल में हमने पढ़ा कि हेल्थ एंड सेफ्टी किस तरीके से इम्पोर्टेंट है, रीज़न क्या है उसकी मैनेज करने की। तो वो मॉरल रीजंस भी हैं, लीगल रीजंस भी हैं, फाइनेंशियल रीजंस भी हैं। उसके बाद हमने कुछ ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स देखे, कुछ नई टर्मिनोलॉजीज सीखी, कुछ डेफिनेशंस के बारे में बात की, और किसी भी मैनेजर या सुपरवाइजर का क्या रोल हो सकता है इन्फ्लुएंसिंग, मैनेजिंग एंड सेफली। जब भी लोगों को हेल्थ एंड सेफ्टी को इन्फ्लुएंस करना है तो उसमें क्या रोल हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट मॉड्यूल ख़त्म हो गया है जो कि इंट्रोड्यूसिंग मैनेजिंग सेफली था। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि रिस्क को कैसे असेस किया जाता है। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स हो, कोई क्वेश्चंस हो, तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू अगेन एंड अल्लाह हाफिज़।